Hello, participants. Sorry for the absence for 2-3 days. Actually, I was mm, not present in my city. मैं एक शादी में गई हुई थी, इसके लिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट मैं वापस आ गई हूँ और मैं अब चैप्टर 3 तक ऑलरेडी कर चुकी थी। अब मैं चैप्टर 4 कर रही हूँ। चैप्टर 4 जो है वो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। तो अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर पढ़ लिया था, समझ लिया था। तो अब हमें जो है उसका इम्पैक्ट क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, ये जानना है। तो ये मैं आज पूरा तो नहीं कर पाऊंगी, ऑब्वियस है, क्योंकि ये लंबा है और ये मैं कहूँ तो ये इम्पोर्टेंट भी है। तो अगर मैं इम्पोर्टेंट बोलूँ तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो होता है इसका इम्पैक्ट, उसका ये इम्पैक्ट होता है कि ये मुझे इन्फ्रिंजमेंट से बचाता है। या किसी ने इन्फ्रिंजमेंट कर दिया है तो फिर मेरे पास कोर्स ऑफ एक्शन है। तो क्वेश्चन ये उठता है इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या होता है। तो इन्फ्रिंजमेंट एक तरह का आपके राइट्स का हनन है। दैट मीन्स कि आपने जो आपके जो राइट्स हैं, वो आपको राइट्स मिले हैं बिकॉज ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये क्या है, ये नेगेटिव राइट्स है, मैंने आपके पहले क्लास में भी आपको बताया था। आप किसी और को रोक सकते हैं अपना जो मार्क है उसको यूज करने से। और कोई अगर यूज कर रहा है विदाउट योर परमिशन तो फिर आप उसको उसके ऊपर कुछ एक्शन ले सकते हैं। तो यही इसका इफेक्ट होता है, जिसको कि अब हम लोग समझेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे इफेक्ट होता है, किस सिचुएशन में इन्फ्रिंजमेंट होगा। और आपको ये राइट्स जो है वो उनको स्टॉप कर सकते हैं। तो अगर मैं सेक्शन 27 देखूं तो सेक्शन 27 बहुत क्लियरली ये बात बोलता है कि अगर आपने रजिस्टर नहीं किया, यानी ये अगर अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, तो वर्ड इज अनरजिस्टर्ड, तो वहां पर आपको कोई सुनवाई नहीं है, आपके लिए कोई हेल्प नहीं है। कहाँ पर हेल्प नहीं है? आपके जो आईपीआर के ट्रिब्यूनल्स हैं उनसे हेल्प नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपना ट्रेड किया हुआ है और आपके पास ट्रेड मार्क है, आपने रजिस्टर नहीं कराया है पर आपके पास मार्क है, आप उसको बिजनेस के लिए यूज करते हैं, पर आप उसको रजिस्टर करने नहीं गए। तो जब आप रजिस्टर करने नहीं गए तो फिर तो क्या आपको कोई राइट नहीं है? आपका वो ट्रेडमार्क कोई और यूज कर सकता है? ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि आपको पासिंग ऑफ एक्शन है। तो पासिंग ऑफ एक्शन क्या है भाई? पासिंग ऑफ एक्शन क्या है? वो है आपका कॉमन लॉ कोर्ट में रेमेडी। यानी ये क्या है? ये आईपीआर के कोर्ट में रेमेडी है। ये जो है पासिंग ऑफ एक्शन कॉमन लॉ कोर्ट में, यानी हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली आप वहां जाइए। क्योंकि आपके जो राइट्स है उनको कोई हटा नहीं सकता। यानी जो राइट्स है, राइट्स ऑफ एक्शन है आपको, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो भी। बट यही सवाल है कि राइट्स कहाँ है? राइट्स आपको सिर्फ वहां है कि आप इसके लिए कॉमन लॉ कोर्ट्स में जाके आप उसके लिए एक्शन ले सकते हैं। सो दिस इज व्हाट 27 टॉक्स अबाउट। अब आता है राइट्स कन्फर्ड बाय रजिस्ट्रेशन। तो भाई रजिस्ट्रेशन जो है, क्योंकि पहले वालों में उन्होंने कह दिया कि आपको कोई एक्शन नहीं मिलेगा अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि रजिस्ट्रेशन किया तो क्या मिलेगा, है ना? तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अ, बाकी प्रोविजंस को भी हम लोग ध्यान में देंगे, हम लोग लेंगे इस एक्ट के। क्योंकि आपको याद होगा कहीं कहीं पे हमने कहा था कि लिमिटेशंस के साथ में रजिस्ट्रेशन होता है, तो वो प्रोविजंस भी हम इस पर अप्लाई करेंगे। और हम ये कहेंगे कि देखिए क्या राइट्स है ना? सवाल ये उठता है कि राइट्स क्या मिले हैं जिनको कहा जाए कि अगर ये मेरे राइट्स किसी ने मिसयूज किया तो उसका मतलब है इन्फ्रिंज किया है। तो राइट्स क्या क्या मिलेंगे? राइट्स ये मिलेंगे कि आप अगर रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर हैं, या फिर आपने किसी को ये राइट जो है वो लाइसेंस किया है, दोनों ही सूरत में आपको क्या मिलता है कि अगर आपका ये मार्क कोई और आपके बिना परमिशन के यूज कर रहा है तो वो जो है वो आपके राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है। यानी कि you have the exclusive right to the use of trademark under this subsection 1। ठीक है? तो
बहुत सिंपल है, ये है द एक्सक्लूसिव राइट टू द यूज ऑफ ट्रेडमार्क अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड लिमिटेशंस। जैसे मैंने बताया कि जो लिमिटेशन और कंडीशंस हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक में, ये इसके ऊपर अप्लाई होगा। अब ये तीसरा जो है ये क्या कहता है? तीसरा ये कहता है कि कई बार ऐसा होता है कि सिमिलर टाइप के मार्क दो लोगों को मिल जाते हैं, यानी कि इसके रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर जो होते हैं दो या दो से ज्यादा हो जाते हैं सिमिलर टाइप के मार्क के। जैसे तात्विक है तो तात्विक सी में है और एक तात्विक के में है, तो ये दोनों सिमिलर टाइप के मार्क हैं। तो इन दोनों को क्या होता है, इनमें रिजेम्बलेंस हो जाती है। तो ये कहीं पे भी ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक को एक्सक्लूसिव राइट मिल जाएगा, सारा जो राइट्स इसके ऊपर मेंशन्ड है वो एक को मिल जाएगा और दूसरे को नहीं मिलेगा, या फिर दूसरे को मिल जाएगा और पहले को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। दोनों को इक्वली सिमिलर टाइप के जो राइट्स पहले मिले हुए तो इक्वली ये दोनों को ये राइट्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्शन 29। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम एज वेल। प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में, अपने एक्ट में कि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो क्या कहता है ये सेक्शन? ये सेक्शन कहता है कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज इन्फ्रिंज्ड बाय अ पर्सन हु नॉट बीइंग अ रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर। ठीक है, कौन है भैया? जो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर नहीं है, या फिर वह व्यक्ति जिसको हमने ये राइट दिया नहीं है, यानी उसको ये परमिटेड यूज नहीं है, ठीक है। उस सूरत में यूजेस इन द कोर्स ऑफ ट्रेडमार्क अ मार्क विच इज आइडेंटिकल विद एग्जैक्टली सेम हो जाए, डालडा है तो डालडा ही ये कर लिया, या फिर डिसेप्टिवली सिमिलर यानी डालडा साल्डा कर दिया है, ठीक है। और यानी दो चीजें हो गई, या तो आइडेंटिकल है या फिर डिसेप्टिवली सिमिलर यानी डिसीव करने लायक सिमिलैरिटी है। जैसे मान लीजिए कि कोरीस है तो एक जो है सोरीस कर दिया या फिर टोरीस कर दिया, तो वो उस तरह से क्या है, डिसेप्टिवली सिमिलर कर दिया है। और तीसरी बात कहता है कि जो गुड्स या सर्विसेज हैं उनके रेस्पेक्ट में। अब ये बात इन्होंने क्यों कही मैं बताती हूँ, क्योंकि हमारा जो 1 से 45 तक का क्लासेस बटा हुआ है, उन 1 से 45 क्लासेस में से मैंने अगर एक में कोरीज को रजिस्टर किया है, तो कोई और सपोज करो मैंने 3 में रजिस्टर किया है फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस पर्पस, तो कोई और 16 में कोरीज यूज कर सकता है, यानी कि वहां पर वो सिमिलर गुड्स या सर्विसेज नहीं है। तो यहाँ अगर वो कोरीज 16 सेक्शन के अंडर में यूज कर रहा है, क्लास के अंडर में यूज कर रहा है, तो वो एक्चुअली आपका इंफ्रिंजमेंट नहीं होता है। बट अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि उस भी सूरत में कब इंफ्रिंजमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देख लें। Next is 2. A registered trademark is infringed by a person who, not being a registered proprietor or a person using by way of permitted use, ठीक है, यानी कि दोनों ही सूरत में या तो वो प्रोप्राइटर है या प्रोप्राइटर ने किसी को लाइसेंस करने के लिए दे दिया है कि भाई मैं तुमको ये मार्क, जैसे मैं आपको हश पपीज का बता रही थी, उन्होंने दूसरे को दे दिया कि तुम इसको यूज कर सकते हो। तब उस सूरत में अगर वो व्यक्ति वैसा नहीं है तो वो अपने कोर्स ऑफ ट्रेड में यूज कर रहा है कब? इट्स आइडेंटिटी with the registered mark and similarity to the goods or services covered by such registered trademark। यानी पहली सूरत क्या है कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के सेम है एंड जो गुड्स या सर्विसेज है उसके सिमिलर है। जैसे मान लीजिए कि सिमिलर सर्विस कैसे मैं बोलूं आपको, ये मैं समझाना चाह रही हूँ कि एक ही क्लास में 2-3 तरह की सिमिलर सर्विसेज हो सकती हैं जो कि सेम ना हो बट वो सिमिलर हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑयल है तो कोई में भी मशीन ऑयल यूज कर रहा है और कोई जो है वेजिटेबल ऑयल यूज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज, सो ये ए है और यहाँ पे शब्द इस्तेमाल हुआ है और, यानी या तो ये या ये या ये। तो बी कहता है कि सिमिलैरिटी है मार्क में और आइडेंटिटी और सिमिलैरिटी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज है।
ठीक है, पहले वाले में आइडेंटिटी था मार्क का और सिमिलैरिटी था। सेकंड वाले में क्या है, सिमिलैरिटी ऑफ मार्क है और आइडेंटिटी या फिर सिमिलैरिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज है। फिर आता है और तीसरा, दोनों ही आइडेंटिटी में है, यानी कि मार्क भी और गुड्स और सर्विसेज भी। ये तीनों में से कोई भी चीज हो और वो इम्पैक्ट क्या दिखा रहा है, वो कॉज कर रहा है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन कॉज ही नहीं कर रहा है, लाइकली भी है कि वो कॉज कर सकता है। किसको कंफ्यूजन, ट्रेडमार्क ओनर को नहीं, किसको, पब्लिक को, जिसको ये जो कंज्यूमर है इसका, जो इसको यूज करने वाला है ट्रेडमार्क को, ट्रेड को मतलब प्रोडक्ट को या सर्विसेज को, तो या फिर उसका एसोसिएशन विद द रजिस्टर्ड मार्क हो, तो यहाँ पर ये इसको इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज थर्ड। ये कहता है थर्ड में कि अगर ये सी हुआ यानी आइडेंटिटी दोनों तरह से हो, तो वहां पे आपको कोई लाइकली कंफ्यूजन, लाइकली टू बी एन एसोसिएशन ये नहीं देखना है, वहां कोर्ट मान लेगी कि लोगों को कंफ्यूजन होगा ही होगा, क्योंकि ऑब्वियस है ना, क्योंकि ये आइडेंटिटी दोनों तरफ से हो गई, मार्क की भी और गुड्स और सर्विसेज की भी। ठीक है, फोर्थ कहता है, फोर्थ भी बहुत सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा डिसिमिलर है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। रजिस्टर्ड मार्क इज इन्फ्रिंज्ड बाय अ पर्सन हु नॉट बीइंग अ रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर और पर्सन बाय वे ऑफ परमिटेड यूज, यानी ये दोनों में से कोई भी, वो अगर यूज करता है इस मार्क को इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेड, जो कि आइडेंटिकल एंड सिमिलर टू द रजिस्टर्ड मार्क है, एंड ठीक है, is used in relation to goods or services which are not similar, so the term is not similar. What do you mean by not similar? यानी कि जैसे मान लीजिए, जैसे जियोमी का फोन आता है और मैंने जियोमी या फिर शायोमी जो भी कहते होंगे, शायोमी करके मैंने फर्नीचर बेचना शुरू किया। ठीक है, तो यहाँ पर मार्क आइडेंटिकल है जो कि रजिस्टर्ड मार्क है उससे, पर गुड्स या सर्विसेज सिमिलर नहीं है, क्योंकि शियोमी का या शायोमी का क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, यानी मोबाइल्स आते हैं, पर मैं फर्नीचर बेच रहा हूं। और तीसरा कंडीशन, ये एंड है शब्द, द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैज अ रेप्यूटेशन, है ना, हैज अ रेप्यूटेशन in India, and the use of mark without the due cause takes unfair advantage of, is detrimental to the distinctive character or repute of the registered trademark. क्या मतलब हुआ इसका, मैंने आपको शायोमी का एग्जांपल दिया, तो शायोमी मान लीजिए कि मोबाइल यूज करता है, मोबाइल फोन बेचता है, उसका प्रोडक्ट जो है मोबाइल है। अब मैं शायोमी यूज कर रही हूँ फर्नीचर के लिए, कोई कंज्यूमर खरीदने गया फर्नीचर, तो उसको ये कंफ्यूजन हो सकती है कि ये वही ब्रांड है जो फोन ला रहा है। तो क्यों, क्योंकि शायोमी एक बहुत रेप्यूटेड ब्रांड है, लोग उसके बारे में जानते हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल भी है, तो उसके बारे में लोग जानते हैं, तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका रेप्यूटेशन इन इंडिया है, उस सूरत में इवन दो आपका प्रोडक्ट सिमिलर नहीं है, यानी सिमिलर क्लास में फॉल नहीं करता है, तो भी इसको इन्फ्रिंजमेंट मान लिया जाएगा। ठीक है, नाउ फिफ्थ, a registered trademark is infringed by a person if he uses such trademark as his trade name or part of his trade name or name of his business concern or part of the name of his business concern dealing in goods or services in respect of the trademark in which it is registered. For example, आप एग्जाम्पल से समझिए तो आपको समझ में आएगा कि ये इतने बड़ा जो पैराग्राफ है वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि लिनोवो है, लिनोवो एक ब्रांड है, या फिर चलिए आशीर्वाद है, आशीर्वाद आटा जो है आईटीसी का ब्रांड है। ठीक है, वो कंपनी नहीं है पर ये ब्रांड है। अब मैंने आशीर्वाद टर्म यूज कर लिया अपने बिजनेस के लिए, यानी आशीर्वाद जो एक ब्रांड था, कंपनी नहीं था, वो कंपनी थी आईटीसी, उसका ये आशीर्वाद ब्रांड था। इस ब्रांड टर्म को मैंने इस्तेमाल किया अपने कंपनी का नाम रखने के लिए, यानी बिजनेस एंटिटी का नाम रखने के लिए, आशीर्वाद आटा मेकर्स या आशीर्वाद व्हीट एंड
आटा कंपनी लिमिटेड, जो भी हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, दूसरा जो बिजनेस था, दूसरा जो मार्क था, एक रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क था, उसको मैंने अपने बिजनेस के लिए या फिर पार्ट ऑफ द बिजनेस भी, ऐसा नहीं है कि वो पार्ट ऑफ द बिजनेस के लिए भी, यानी ये पार्ट के लिए भी मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूं अगर, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको उनके मार्क को इन्फ्रिंज कर रहा हूं, ठीक है। उस सूरत में भी उसको इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा। For the purpose of this section, a person uses registered trademark if in particular he, तो यहाँ पर अगर he शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो here he, she and they all three are included. ये क्या कर रहा है, affixes it to the goods or packaging thereof. जैसे for example, आप जोमेटो की डिलीवरी सर्विस यूज कर रहे हैं, आपने ऑर्डर किया मे बी किसी रेस्टोरेंट से जो कि यहाँ पे फेमस रेस्टोरेंट है आपके शहर में, तो वो जो है जैसे मान लीजिए कि संगम रेस्टोरेंट है, बहुत फेमस है, तो संगम से मैंने ऑर्डर किया कोई खाना, और मैंने जोमेटो के थ्रू किया। संगम वालों ने अपनी पैकेजिंग इस्तेमाल की जिस पर उन्होंने संगम लिखा हुआ है, पर उसमें जोमेटो वालों ने अपना सेलो टेप लगाया है जोमेटो का, टू शो केस कि हमने जो डिलीवरी करी है हमारी सर्विसेज जोमेटो की है, पर प्रोडक्ट मेरा नहीं है, मेरा सर्विसेज है। तो यहाँ पर क्या किया है मैंने, मैंने दूसरे के गुड्स और पैकेजिंग में मैंने उसको लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर मे बी संगम वालों ने मुझे दिया वो पैकेज, पर उस पे जोमेटो का लगा है पैकेजिंग में, और उनको वो जो है वो संगम का प्रोडक्ट होते हुए भी जोमेटो का उसमें लगा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि वो रजिस्टर्ड मार्क दोनों हैं और दोनों अपने अपने बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे इट्स ओके, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि जोमेटो ने डिलीवरी नहीं करी, संगम ने खुद अपने से डिलीवरी करी और वहां पे उन्होंने जोमेटो की पैकेजिंग लगा दी, तो यहाँ पर क्या हो गया, वो इन्फ्रिंजमेंट हो गया। या फिर उन्होंने पैकेजिंग, अब उनके पास सेलो टेप नहीं था, उन्होंने इसको ही लगा दिया और उन्होंने सेल के लिए लगा दिया सामने, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे वो भी उनको सेल के लिए पुट कर रहे हैं, मार्केट में लगा रहे हैं, स्टॉक्स में डाल रहे हैं, तो यहाँ पे भी वो इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं। या फिर इम्पोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उस पर वो मार्क लगा रहे हैं, तो यहाँ पे भी वो इन्फ्रिंज कर रहे हैं। या फिर सपोज कीजिए कि वो अपने वेबसाइट पे एडवर्टाइज कर रहे हैं और वहां पे वो जोमेटो का डिलीवरी ऑप्शंस पे लगाकर सेलोटेप उन्होंने पैकेजिंग दिखा दिया है, तो ये सारी चीजें जो है वो इन्फ्रिंजमेंट हो जाएंगी, ठीक है। 7 कहता है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज इन्फ्रिंज्ड बाय अ पर्सन who applies such registered trademark to a material intended to be used for labeling or packaging, same as जोमेटो जैसे मैंने कहा, या फिर अ बिजनेस पेपर, जैसे आपको एक इनवॉइस मिल रहा है, या फिर फॉर एडवर्टाइजिंग गुड्स, अभी जस्ट मैंने जो एग्जांपल दिया, या फिर सर्विसेज, जब वो लगा रहे हैं, अगर उनको ये पता था कि ये लगाते वक्त कि वो, जैसे संगम वालों को ये बात पता है कि जब मैं इस पर लगाऊंगा तो मुझे ये अथॉरिटी नहीं है कि मैं जोमेटो का पैकेजिंग लगा दूं, तो यहाँ पर वो इन्फ्रिंजमेंट कहलाएगा। तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज इन्फ्रिंज्ड बाय एनी एडवर्टाइजिंग आल्सो अगर इट टेक्स अनफेयर एडवांटेज ऑफ और इज कॉन्ट्ररी टू द ऑनेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। एडवर्टाइज करने में जैसे ये ऑनेस्ट प्रैक्टिस नहीं है कि संगम खुद डिलीवरी कर रहा है और उस पर उसने जोमेटो लगा दिया है, जिससे कि जो कंज्यूमर है वो ये समझे कि जोमेटो ने इसकी डिलीवरी की है, और मान लो कि उन्होंने डिलीवरी की और वो डेट्रीमेंटल टू इट्स डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर हो, या फिर इज अगेंस्ट द रेपुटेशन ऑफ द ट्रेडमार्क, इन सब सूरत में, क्योंकि ये शब्द क्या इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे देखिए, ये और का इस्तेमाल हुआ है, एंड का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो यहाँ पर भी ये इन्फ्रिंजमेंट कहलाएगा। Where the distinctive elements of the registered trademark consist of or include words, the trademark may be infringed by spoken use, है ना, ऑफ दोज वर्ड। जैसे मान लीजिए मैं ऐड कर रहा हूँ और ऐड करने में मैंने उसको यूज किया है तो भी, या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो जाए, जैसे मैं कुछ अपने प्रोडक्ट को मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ और पीछे में मैंने
लोगो लगा लिया है किसी और का। जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे बहुत सारे हीरो हीरोइन पीछे के बैनर लगे रहते हैं कुछ के, और वो विजुअली कुछ और बता रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी मैं किसी और के लिए रिफर कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कुछ और, तो यहाँ पे भी वो इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा। सो विल स्टॉप ओवर हियर। मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पढ़िए, हर एक सेक्शन जो मैं पढ़ाती जा रही हूँ उसको पढ़िए, समझिए। अगर आपको कोई इशू आए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको आंसर करूंगी। मैं आपके डाउट्स को नेक्स्ट मे बी वीडियो में उसको क्लैरिफाई भी करने की कोशिश करूंगी। और जल्दी से इसको हमें ख़त्म करके फिर हमें जो है रूल्स भी समझना है, क्योंकि रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन वी विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सर्टेन क्वेश्चंस। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस को। तो विल स्टॉप ओवर हियर, और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एंड होपिंग इट बी मे बी सून टुमारो। अर्ली मॉर्निंग में कोशिश करूंगी कि इसको हम लोग एक और वीडियो डाल दे, बिकॉज आई एम ऑलरेडी लेट बाई 3-4 days। ओके, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। मैक्सिमम व्यूज तो हैं मुझे, लेकिन सब्सक्रिप्शन अभी उतना नहीं है, तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको स्टॉप कर दूंगी, बट आई गेट एक्साइटेड इवन इफ देर इज वन सब्सक्राइबर विच इज सब्सक्राइबिंग मोर। तो मैं 13 से 14 हो जाऊँ, 14 से 15 हो जाऊँ, आई गेट एक्साइटेड, मुझे अच्छा लगता है, मुझे फील आता है कि मेरा अप्रिसिएशन हो रहा है। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब्सक्राइब कीजिए, सिर्फ सुनिए मत, ताकि मैं भी मोटिवेटेड हूँ, मुझे अच्छा लगे। ओके, थैंक यू।